जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम अकाडमी परिवार में। मैं हूं सूरज कुमार। आज हम लोग जो आपका क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए जो मैथमेटिक्स का सीरीज को पार्ट नंबर 3 तक लेकर छोड़े हुए थे, उसको आज हम लोग आगे बढ़ाते हुए पार्ट 4 कवर करेंगे। ये हमारा पार्ट 4 वीडियो है। इससे पहले मैंने 3 वीडियो डाला हुआ है और तीनों वीडियो में मैंने आपको वो तमाम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हुए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, और इसी प्रकार से इस वीडियो में भी कराऊंगा। और अभी आपका चलेगा ये कुछ, अभी आपको और भी कई सारे पार्ट मिलेंगे सब्जेक्टिव के, ठीक है। तो मैं जितने भी आपको क्वेश्चंस कराऊंगा सब्जेक्टिव का, सब अगर आप लोग कर लेते हो तो मेरी बात मानो कि मैथमेटिक्स में आपका कमांड जरूर बनेगा, और आप लोग को वहाँ बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस में जो भी इस पैटर्न में आपको पढ़ा रहा हूँ, इस पैटर्न का क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग ऐसे क्वेश्चन ला ही रहे हैं आपके लिए, क्योंकि मुझे पता है कि किस टाइप का आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। सो ठीक है, क्वेश्चंस को एक बार देखो गौर से, ठीक है। ये दोनों जो प्रश्न है, ये समझो कि ये दोनों जुड़वे भाई हैं जो एक दूसरे के एकदम कट्टर दुश्मन है, इस प्रकार से समझो। ये दोनों प्रश्न जनरली एक ही साल में नहीं आते हैं, दोनों अलग अलग साल में आते हैं। एक साल ये आपको देखने को मिलेगा तो नेक्स्ट साल ये देखने को मिलेगा, तो उसके नेक्स्ट साल ये देखने को मिलेगा, तो उसके नेक्स्ट साल ये देखने को मिलेगा। एक साथ जनरली नहीं आते, बहुत ही कम रेयर चांसेस है, ठीक है। और आएंगे भी तो टेंशन नहीं लेना, मेरे दोनों टाइप का क्वेश्चन आपको बता ही दूंगा अभी, ठीक है। देख सकते हो कि ये जो प्रश्न है 2010, 14, 19 और 23 में आया हुआ है, ठीक है, सब्जेक्टिव पेपर में। ऑब्जेक्टिव का तो छोड़ ही दो। अच्छा, इसमें देखो 11, 13, 18 और 22 में, तो आप लोग देख सकते हो कि जिस साल में ये आया वो इस साल में नहीं आया हुआ है, लेकिन जिस साल में ये नहीं आया उस साल में ये आया हुआ है। कुछ 1-2 साल छोड़ के बाकी प्रत्येक साल ही आपको अल्टरनेटिव ईयर में आपको ये दोनों देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सिंपल सा प्रश्न है। जनरली 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में आते हैं, 3 नंबर के क्वेश्चंस में ज़्यादा आते हैं, ठीक है। 3 या 4 नंबर के जितने भी होते हैं छोटे छोटे मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। मैंने आपको मैथ का ऑब्जेक्टिव भी आज के डेट में, यानी कि 9 तारीख को, आज मैं 9 तारीख को वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसके सुबह को डाला हुआ है, पब्लिक किया हुआ है। मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव प्रश्न वाला जरूर देख लीजिएगा। मैं ऑब्जेक्टिव का ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगा, हद से हद मुझे लग रहा है 6 से 7 वीडियो अगर बनेंगे तो, उससे ज़्यादा मैं ऑब्जेक्टिव का नहीं लूँगा, पर सब्जेक्टिव का मैं कई सारा वीडियो डालूंगा, ठीक है। तो आपको सब्जेक्टिव को ज़्यादा ध्यान देना है। ऑब्जेक्टिव में तो ध्यान देना ही, नो डाउट, मैं जितना कराऊंगा बस उतने ही कर लोगे। मुझे लगता भी नहीं कि 6-7 वीडियो बनेंगे, सो उतना अगर कर लोगे तो मेरी गारंटी कि ऑब्जेक्टिव का टेंशन आपका खत्म हो जाएगा। उधर सब्जेक्टिव मेरा सारा कर लोगे तो सब्जेक्टिव का टेंशन खत्म हो जाएगा। मैं बीच बीच में साइंस का भी वीडियो लेता ही रहता हूँ, सब्जेक्टिव का भी मैंने डाला हुआ है वीडियो। साथ ही साथ देखा है तो SST भी चल रहा है, सब कुछ आपका चल रहा है। हिंदी इंग्लिश का वीडियो मैं समय समय पर लेते रहता हूँ, तो सब कुछ आपको मिलेगा, कहीं भी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, बातें तो होती रहेंगी। देखिए प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न आपके पास लिखा है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज। और हाँ, जितना मैं ब्लू पेन में लिखा हूँ ये सब मैंने किया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है नहीं। सिर्फ ब्लैक वाला जो लिखा हुआ है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। बाकी ये जो डायग्राम ये सब आपको खुद से बनाना पड़ेगा, ठीक। तो ये जो ABC त्रिभुज है वो क्या एक प्रकार का समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें AC बराबर में BC है। तो मैंने एक ऐसा त्रिभुज बनाया हुआ है खुद से जो ABC आपको दिख रहा होगा, और जो आपके पास ये जो AC भुज है वो BC के बराबर है, जो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। तो उसी के हिसाब से मैंने किया हुआ है। यदि आपके पास AB का स्क्वायर जो है वो 2AC स्क्वायर है, यानी कि जो आपके पास AB है इसका जो आपके पास स्क्वायर है ये बेसिकली AC के स्क्वायर के 2 टाइम्स के बराबर है, यानी कि इसका 2 गुना के बराबर है। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि AB का स्क्वायर बराबर में 2AC स्क्वायर है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण ABC एक समकोण त्रिभुज, यानी कि आपको इस त्रिभुज को, ABC त्रिभुज को समकोण त्रिभुज सिद्ध करना होता है, हमने करना होगा। तो अब बात यहाँ पे ये रही कि समकोण त्रिभुज सिद्ध कैसे करोगे। तो समकोण त्रिभुज सिद्ध करने का सबसे एकलौता उपाय आप लोग के लिए बता देता हूँ कि कोई भी एक एंगल को आप लोग 90 डिग्री सिद्ध कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे एक डाउट रहता है कि कौन सा एंगल को सिद्ध करे सर, एक त्रिभुज में तो 3 एंगल होता है। तो देखो गौर से एक बात कि आपको पता है कि AB और आपके पास AC और जो आपके पास BC ये दोनों आपस में बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो जाहिर सी बात है कि जो आपके पास AC का सामने वाला जो कोण होगा जो कि B है, और जो BC के सामने वाला जो कोण होगा ये जो आपके पास A है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टी होता है कि आमने सामने की जो 2 भुजा आपस में बराबर होती है उनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होता है। यानी कि यहाँ पे कोण जो B है वो कोण A के बराबर होगा,
कोण जो बी है वो कोण ए के बराबर होगा। तो अगर आप लोग कोण ए को 90 डिग्री के बराबर प्रूफ कर देते हो, या फिर मान लो कोण बी को ही अगर 90 डिग्री बराबर प्रूफ कर देते हो, यानी कि आपका मान अगर जब ए को प्रूफ करोगे 90 डिग्री, तब आपका कोण बी का भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और अगर कोण बी को प्रूफ करते हो 90 डिग्री, तो आपका कोण ए भी 90 डिग्री प्रूफ हो जाएगा, और प्रूफ होगा भी नहीं ऐसे। ठीक है, और मान लो किसी तरह से आपने अगर कर दिया तो होगा क्या, देखो चूंकि ये दोनों का मान समान है, तो अगर इसको 90 प्रूफ करोगे तो ये भी 90 हो जाएगा, तो दोनों का योग कितना हो गया, यहीं पे आपका 180 डिग्री हो गया। और त्रिभुज के तीनों कोनों को मिलाकर 180 डिग्री होना चाहिए, जबकि आपका दो ही कोण मिलाकर 180 डिग्री हो गया, जो कि गड़बड़ है। यानी कि इसीलिए आपको कोण ए को ना ही बी को प्रूफ करना है, आपको कोण सी को 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो इसीलिए तो मैंने यहाँ पे देख लो, यहाँ पे समकोण का साइन बनाया हुआ है। तो वही चीज यहाँ पे सारा चीज लिखा हुआ है। देखो कि माना एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें से एसी बराबर में बीसी, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, आगे चल के यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तथा आपके पास एबी का जो स्क्वायर है वो 2ac स्क्वायर है। सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी क्या है, आपके पास एक समकोण त्रिभुज है। यानी शॉर्ट में अगर मैं बोलूं तो कोण से 90 डिग्री आपको सिद्ध करना है। चलो ठीक है, तो चलिए प्रमाण करते हैं इसका, यानी कि सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने का बहुत ही सिंपल सा फंडा है, आपको कुछ भी ध्यान नहीं देना, बस जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो कि क्या दिया आपके पास कि AB का स्क्वायर बराबर में 2AC का स्क्वायर, इस पे ध्यान देना है, जो कि आपको कहाँ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो लिख दो दिया है, या फिर इसको समीकरण नंबर 2 मान लो, यहाँ पे समीकरण 2 से लिख दो, जो लिखना चाहो, कोई दिक्कत है नहीं। अब गौर से देखो, यहाँ AB का स्क्वायर रहने दो, और यहाँ पे देखो 2AC स्क्वायर है, तो मैं क्या इसको AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर लिख सकता हूँ? हाँ, आराम से लिख सकता हूँ। अगर आपके पास पता है कि अगर मान लो कि 2B लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है B प्लस का B, दो को मिलकर यहाँ पे 2B बनता है। ठीक है ना, तो यानी कि आप लोग यहाँ पे कि जो आपके पास 2AC का स्क्वायर, इसको आप लोग AC का स्क्वायर प्लस का AC का स्क्वायर आराम से लिख सकते हो। और आपको ये भी पता है कि देखो, इसको जैसा तैसे उतारो, ये AC का स्क्वायर AC स्क्वायर रन दो प्लस का, आपको ये भी पता है कि जो आपके पास AC है, जो AC है वो किसके बराबर में है, BC के बराबर में है। कहाँ से, समीकरण 1 में देखो एक बार। ठीक है, तो यानी कि मीन्स AC के जगह पे, इस AC के जगह पे, इस AC के जगह पे मैं यहाँ पे BC लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकता हूँ। और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ BC का स्क्वायर हो गया, लिख सकता हूँ कि नहीं, आराम से लिख सकता हूँ। अब आप लोग यहाँ पे एक बार गौर फरमाइए। ठीक है, एक चीज गौर फरमाइए, थोड़ा गौर से देखिए आप लोग, क्या ये आपको एक पाइथागोरस थ्योरम नजर आ रहा है? पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो एक पल के लिए मान लो कि ये समकोण सिद्ध हो चुका है, ये समकोण त्रिभुज है, उस केस में ये 90 डिग्री होगा। तो जाहिर सी बात है कि इसके सामने वाला जो भुजा होगा ये कर्ण होगा। ठीक है, और इसको चलो लंब मान लेते हैं हम लोग, जो भी मानना चाहिए, इसको लंब या आधार कुछ भी मान सकते हो, चलो इसको आधार मानते हैं। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर, तो देख सकते हो यहाँ पे AB का स्क्वायर है प्लस का लंब का स्क्वायर, यानी कि देख लो यहाँ पे AC का स्क्वायर है प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि देख लो यहाँ BC का स्क्वायर है, यानी कि ये बबुआ पाइथागोरस थ्योरम है। तो यानी कि आप लोग देख सकते हो कि ये वाला जो आपके पास दिया हुआ था, इससे हम लोगों ने एक पाइथागोरस थ्योरम प्रूव कर दिया है। और पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ एक समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है, यानी कि जरूर ये एक समकोण त्रिभुज है तभी ना पाइथागोरस थ्योरम लागू हुआ है। यानी आप लोग डायरेक्टली बोल सकते हो कि पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, विलोम का मतलब उल्टा, हम लोग क्या करते थे कि कोई 90 डिग्री कोई भी पहले से समकोण त्रिभुज दिया हुआ होता था, उसको देखकर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते थे। पर यहाँ क्या हो रहा है, उल्टा चल रहा है। यहाँ पे एक पाइथागोरस थ्योरम आ रहा है, उसको देखकर पता कर रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज यानी कि उल्टा चल रहा है। इसीलिए हम लोग लिख रहे हैं कि पाइथागोरस थ्योरम के या फिर पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से जो आपके पास देखा जाए तो पाइथागोरस थ्योरम के विलोम से जो कोण सी होगा वो 90 डिग्री होगा। यानी कि जो आपके पास त्रिभुज ABC जो है, ABC एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। लो आपका प्रूफ हो गया। कितना सिंपल था ना, सिंपल था पर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। देखो इसका जस्ट उल्टा है ये प्रश्न, बोला था ना भाई भाई है। ठीक है, देखो इसमें क्या था कि आपके पास ये चीज दिया हुआ था, ठीक है, और आपको यही चीज इसमें पूछा है, सिद्ध करना है। मतलब देखो कि यहाँ पे आपके पास एक ABC समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ था, यहाँ भी आपको ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। इसमें आपको कोण C जो है वो 90 डिग्री प्रूव करना था। इसमें देखो कोण C 90 डिग्री दिया हुआ है, इसमें आपके पास ये वाला प्रूव करना था, और इसमें आपको ये वाला ये वाला आपको दिया हुआ था इसमें, और इसमें आपको ये वाला प्रूव करना है। जस्ट उल्टा है, बहुत ही सिंपल है। देखो
वही चीज सेम लिखा हुआ है कि देखो ABC, देखो हम लोगों ने एक डायग्राम बना हुआ है ABC, ठीक है ना, जिसमें से ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कौन सी आपको 90 डिग्री दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझने के लिए बात है कि देखो यहाँ पे AC बराबर मैंने BC लिखा जो कि क्वेश्चन में कहीं भी दिया हुआ नहीं है। तो मैंने AC बराबर BC कैसे लिखा समझो। देखो आपको पता है कि क्वेश्चन में एक समद्विबाहु त्रिभुज आपको दिया हुआ है, ठीक है, और समद्विबाहु त्रिभुज में भी कैसा, कौन सी 90 डिग्री वाला, यानी कि मैंने एक समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा बनाया जिसका कोण सी 90 डिग्री है। अब समझो मेरा बात, अगर ये 90 डिग्री है ये कोण, तो ये बाकी जो दो कोण बचा आपका यही तो आपस में देखा जाए तो आधा आधा होगा ना। सीधा सीधा समझो, उतना दिमाग नहीं लगाना। देखो मेरा बात समझो, देखो उतना अगर टेक्निकल जाओगे तो फंसोगे। सीधा सीधी मैं समझाया था, मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता। देखो अगर ये कोण आपका 90 डिग्री है तो जाहिर सी बात है कि आपका ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि कोई दो भुजा आपस में बराबर होते हैं, कोई दो कोण आपस में बराबर होते हैं। तो अगर ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री है, तो बाकी ये दो कोण ही तो बराबर होंगे ना। समझ में आ रहा है मेरा बात। तब ना ये दोनों 45 डिग्री होगा, तब 90 डिग्री होगा, और यहाँ पे 90 डिग्री मिलाकर 180 डिग्री होगा। यानी कि आपको कोण बी और कोण ए एक्चुअली में इनडायरेक्टली आपको बराबर दिया हुआ है, यानी कि इसके सामने वाला ये वाला भुजा और आपके ये वाला भुजा आपस में बराबर होगा। तो वही चीज मैंने लिखा है कि AC बराबर BC। अब समझ में आई मेरी बात, ठीक है। आपको यहाँ पे बस बोला है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब आपको बताना है कि कौन कौन भुजा आपस में बराबर है, क्योंकि उसका भी यूज करना पड़ेगा आपको। तो बोला कैसे पता चलेगा, तो आपको एक कोण 90 डिग्री दिया है, तो बाकी जो दो कोण बचा इन दोनों का योग कितना होगा, 90 डिग्री नहीं होगा, तब ना ये 90 डिग्री और बाकी ये वाला मिलाकर 90 डिग्री 180 डिग्री होगा। तो ये तो अकेला 90 डिग्री है, यानी कि जाहिर सी बात है कि जो दो कोण आपस में बराबर होंगे, क्योंकि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, वो आपका A और B ही होगा जो आपस में बराबर होगा। तो वही चीज उसके अकॉर्डिंग जो अगर कोण अगर आपस में बराबर है तो उसके सम्मुख भुजा भी आपस में बराबर होंगे। तो इसका सामने वाला ये, इसका सामने वाला ये, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो आपको सिद्ध करना है कि AB का स्क्वायर बराबर में 2AC स्क्वायर है। तो चलो इसका प्रमाण किया जाए, इसका प्रमाण करते हैं हम लोग। तो देखो प्रमाण में देखा जाए, प्रमाण में इसमें आपको डायरेक्टली पता है कि जो कोण सी है वो 90 डिग्री यानी कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, सॉरी समकोण त्रिभुज है। डायरेक्टली लिख सकते हैं कि त्रिभुज, ऐसे ही लिखो ज्यादा अच्छा रहेगा, समकोण त्रिभुज ABC में, या फिर ऐसे लिखो ACB में, ACB में। आपको पता है कि ACB जो है वो एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि आपका पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्ट लग जाएगा। तो लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, जो कि क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। देखो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो गया, चलो इसको लंब मान लेते हैं, इसको हम लोग आधार मान लेते हैं, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर जो कि आपके पास AB है, तो गया AB का स्क्वायर बराबर में आपके पास लंब का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर यानी कि आपके पास BC का स्क्वायर हो गया। अब देखो ये AB का स्क्वायर का AB का स्क्वायर रहने दो। अब गौर से समझो मेरी बात, ठीक है। आपको पता है कि जो आपके पास AC है वो किसके बराबर में, BC के बराबर में। कहां से, समीकरण 1 से। तो अब समझो आप लोग चाहो तो इस AC को BC के बराबर लिख सकते हो और इस BC को भी AC के बराबर लिख सकते हो। तो किसको किसके बराबर लिखना है तो क्वेश्चन में आपको देख के पता चलेगा। देखो यहाँ पे AC के बराबर करना है ना, तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे आपके पास BC है तो इसको AC में कन्वर्ट करो। तो इसको AC का स्क्वायर AC का स्क्वायर रहने दो, प्लस BC की जगह पे AC का स्क्वायर रहने दो, मैंने AC का स्क्वायर कर दो। तो आपके पास ये क्या बन गया, 2AC का स्क्वायर। तो यही तो आपको प्रूव करना था ना, ठीक। तो बेसिकली यहाँ पे ध्यान से समझना, अगर क्वेश्चन में 2AC का स्क्वायर बोले तो BC को AC में कन्वर्ट कर देना, और क्वेश्चन में अगर ये दे दे, इसको सिद्ध करो, AB का स्क्वायर बराबर में 2BC का स्क्वायर सिद्ध करो आप लोग, तब क्या कीजिएगा, इस AC को BC में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन था, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अच्छे प्रश्न है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब जो ये 3 नंबर का प्रश्न है, ये बहुत ही फेवरेट प्रश्न है ऑब्जेक्टिव का, और साथ ही साथ 2 नंबर, ये जो 2 नंबर 1 नंबर या 3 नंबर के जितने भी छोटे छोटे प्रश्न होते हैं उसमें आपका यह आता है, ठीक है। देखो आकृति में जो आपके पास DE है ये BC के पैरेलल है, समांतर है। तो आपको X का मान निकालना है, ये वाला, यानी कि AD का मान आपको निकालना है। देखो बाबू, ये एक प्रमेय आधारित प्रश्न है। प्रमेय ये है कि अगर कोई त्रिभुज का कोई एक भुजा के समांतर एक ऐसी रेखा खींची जाए जो बाकी 2 भुजाओं पर किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, तो आपका जो ये जो प्रतिच्छेद हो जाता है ना बाकी 2 भुजा, वो फिक्स अनुपात में वो होता है। मतलब समझो, देखो ये एक त्रिभुज है,
ठीक है। इसका इस भुजा के समांतर मैंने एक रेखा या रेखाखंड खींच दिया, जो देख सकते हो कि ए बी को इस डी बिंदु पर और ये ए सी जो है इसको ई पर प्रतिच्छेद करेगा ना, तब इस केस में क्या होता है कि जो ए डी है यानी कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी और यहाँ से यहाँ तक के दूरी का अनुपात यानी कि ए डी बटा में डी बी ये बराबर होता है इधर वाला ए ई बटा ई सी के, ठीक है। ये प्रमेय होता है, ठीक है। तो बस इसमें सारा वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इससे एक प्रश्न 100% रहेगा, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में रहना ही रहना है, 100% रहेगा, ठीक है। तो देख सकते हो एडी का वैल्यू तो हमको निकालना है जो कि एक्सी, तो एक्सी रहने दो, ठीक है। चलो डीबी का वैल्यू 7.2 है, ठीक है। बराबर में एई का वैल्यू आपके पास दे दो, आपके पास 1.8। कभी कभी क्वेश्चन में डायग्राम नहीं देता, इसमें तो दे दिया गया है, तो डायग्राम नहीं देगा तो अपने से दिमाग लगा के बना लीजिएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सर उसमें तो डायग्राम नहीं दिया था हमने सका नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखो ये क्वेश्चन कभी कभी क्या करता है, यहाँ पे एक्स का मान निकाले, एक्स लिख दिया, कभी कभी डायरेक्ट बोल देगा कि एडी का मान निकाले, कभी कभी ऐसा हो कि क्वेश्चन में आपको कुछ देगा ही नहीं, ठीक है, डायग्राम देगा ही नहीं, क्या लिख देगा, यहाँ तक लिखेगा ए बी सी है, ठीक है, ऐसे कितना दूर देगा, उसके बाद क्या लिख देगा पता है, इतना है, साथ साथ लिख देगा कि डी बी बराबर में 7.2, साथ साथ दे देगा ए ई बराबर में 1.8 तथा लिख देगा ई सी बराबर में 5.4। तो एडी का मान निकाले, एडी का मान निकाले, ऐसे करके लिख देगा और डायग्राम देगा ही नहीं, तो भी आप लोग को समझ जाना है कि कैसे बनाना है जो, ठीक है। तो ऐसे भी प्रश्न बनता ही है वाला, पर रहेगा एक ये डायरेक्टली डायग्राम दे दो, डायग्राम तब ऐसे बनाना आप लोग आराम से, ठीक है। तो चलो इसी का वैल्यू आपके पास कितना है देख सकते हो 5.4, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो तो देख लो ये हो जाएगा x इंटू का 5.4 बराबर में ये हो जाएगा 1.8 इंटू का ये 7.2 आ गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ 5.4 गुणा इधर जाके भागा में हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली इधर भेज देता हूँ, ठीक है, 5.4। अब देख सकते हो यहाँ से दोनों जीरो को अगर पॉइंट को उड़ाओगे तो यहाँ पे गुना में 100 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से अगर एक पॉइंट उड़ाओगे तो यहाँ ऊपर में एक 10 आ जाएगा, तो 1 0 यहाँ जाएगा। अब देख सकते हो 18 के 18 18 ये 54, ठीक है। आप देख सकते हो ये 3 ये 72 कट जाएगा क्योंकि ये 72 जो कटता है 3 से, ठीक है ना, 3 के 3 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 4 12, ये तो 24 आ गया और नीचे में 10 बचा, यानी कि 24 बटा में 10, 24 बटा में 10 2.4 होता है, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया 2.4। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भी एक प्रश्न रहेगा, 100% चांसेस है, ठीक। अच्छा ये वाला प्रश्न देखो, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। तो अगर खोपड़ी अगर कहीं दूसरे जगह में रख के आए हो घर में तो उसको लेके आओ और यहाँ पे फिट करो, फटाक से फिट करो, कर लिया ना। हाँ चलो आप देखो क्वेश्चन बड़ा सा है इसलिए मैंने लिखा हुआ नहीं है। हाँ ये प्रश्न जो है ये 2000 देखा है तो ये हुबहू प्रश्न 2017 में आया हुआ था सब्जेक्टिव पेपर में, और ऑब्जेक्टिव में तो हर साल आता है जब से आपका ऑब्जेक्टिव पेपर हो रहा है, ठीक है। और बेसिकली हो सकता है आपको डाटा चेंज कर दे, हो सकता है यहाँ पे कुछ और दे दे, तो वैसा बकाना नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चंस मैंने शायद मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव में था आपका एक मैंने कराया था, बाकी मैंने जो मैंने कल आज ही जो मैंने मॉडल पेपर नहीं आज मैंने लिया था शायद उसमें भी कराया था, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, मैंने अभी करा दिया ना, समझ में आया ना आपको, चलो ठीक। अच्छा देखो प्रश्न है आपके पास ये वाला 4 नंबर का प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लिखा है कि बताइए कि आकृति में दिए गए त्रिभुजों के युग्म समरूप है या नहीं। आपको बताना है कि ये दोनों त्रिभुज यानी कि जो त्रिभुज आपके पास DEF है और जो त्रिभुज इसका नाम क्या दिया हुआ है थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा PQR है ना, ये PQR त्रिभुज जो आपके पास PQR है ये दोनों को आपको समरूप है या नहीं आपको बताना है, ठीक है। चलो यदि है तो, अगर मान लो समरूप है तो, ठीक है, उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिनका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया, साथ ही समरूप त्रिभुज के जोड़े को वास्तविक रूप में व्यक्त किया जा रहा है यार, यानी कि ये समरूप है कि नहीं आपको बताना है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको रहने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, ऑब्जेक्टिव में तो ज़्यादा रहता है, ठीक है, याद रखना मेरी बात, ठीक है। सब्जेक्टिव में भी दे दो तो आप लोग आराम से बना सकते हो, मैं बता दूंगा अभी, ठीक है। तो अगर आपका समरूप है तो आपने किस आधार पर बोला, किस सर्वांग समता कि एस लगाया या तो फिर आप लोगों ने ए लगाया या आप लोगों ने देखा जाए तो आपके पास एस लगाया, तो आपने क्या लगाया, ठीक है, जिससे आपने बोला वो भी आपको बताना है, ठीक है। तो समझो मेरी बात, थोड़ा सा इस आकृति को गौर से देखो, यहाँ 70 डिग्री एक कोण है, ठीक है, इस आकृति में 70 डिग्री तो भाई साहब यहाँ होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन में हमेशा आकृति को मॉडल के देता है, तो आपका आकृति को पहले सीधा करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक काम करता हूँ इस आकृति को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इस
कोणा को मैं पकड़ के उठा के इधर ले जाता हूँ तो ये कैसा बन जाएगा आकृति ठो, ये आपका कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो कुछ ऐसा बनेगा कि नहीं, ये आपका अभी 70 डिग्री अगर आप लोग उठा के इसको ऐसे कर दो तो यहाँ 70 डिग्री आ गया, ये कोण क्यू जो क्यू है उधर चला जाएगा, ये पी का पी इधर रहेगा और ये आर का आर इधर रहेगा, ऐसे ना रहेगा जी। देख लो मेरे पास इसको उठा के ऐसे कर दिया और ऐसे कर दोगे तो ये 5 का 5 डिग्री रहेगा और नीचे देखा जाए तो आपका ये 10 डिग्री होगी नहीं, 10 डिग्री में 10 हो गया। अब एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा पकड़ के मैं सीधा कर दूँ ताकि इसके जैसा दिख जाए, तो इसको पकड़ के मैं बस सीधा कर दूँ, इसको बस थोड़ा सा ऐसे करके घुमा दूँ, तो जो अगर घुमा दोगे तो ये आपका हो गया आर, ये हो गया पी और ये आपका क्या हो गया क्यू हो गया। तो यहाँ पे 70 डिग्री आ गया और ये आपका 5 डिग्री इधर आ गया और ये आपका 10, बार डिग्री बोल रहा है, ये 5 और ये 10 है, ठीक है। सेंटीमीटर में दिया कि जो भी दिया कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो लो फाइनली इसी आकृति को मैंने ऐसे लिख दिया, कोई इसमें चेंज नहीं किया। देखो बस खाली मैंने एक बार इसको ऐसे पलटा, उसके थोड़ा सा मैंने ऐसे ट्विस्ट कर दिया, तो देखो ये दोनों हूबहू देखने में एक जैसा लगने लगा है, ठीक है। और आप लोग देख सकते हो कि जो आपके पास DE है और जो आपके पास QP है, इसका जो अनुपात है, देखो इसका DE का अनुपात 2.5 है और देख लो QP का जो अनुपात है वो 5, इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 दूना 5 होता है, यानी कि 1/2 आ गया आपके पास, ठीक है। उसी प्रकार से देखो जो आपके पास DF है और जो आपके पास QR है, इसका अनुपात देखो DF का आपके पास 5 है और QR का आपके पास 10 है, देखो 5 के 5 5 दूना 10, यानी कि इसका भी अनुपात 1/2 आ रहा है, यानी कि इन दोनों इसका जो अनुपात आ रहा है, इन दोनों भुजा का अनुपात वो 1/2 आ रहा है और इस वाला भुजा और इस वाला भुजा का अनुपात क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। साथ ही साथ देख लो जो कोण आपका D है वो तो बराबर है ही आपका कोण Q का, जो कि कितना है 70 डिग्री है। तो आपको पता है कि दो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे यदि उनके दो भुजाओं का अनुपात, दो संगत भुजाओं का अनुपात अगर आपस में बराबर हो, साथ कोई अगर एक कोण आपस में बराबर हो, तो देख सकते हो कोण आपस में बराबर है और दो संगत भुजाएं हैं DE और जो QP है, ये आपस में देख सकते हो इसका अनुपात 1/2 है और जो आपके पास DF और जो QR है संगत भुजा, इसका भी अनुपात 1/2 है, यानी कि आपके पास बोल सकते हो कि आपके पास दूगो साइड और एगो एंगल, यानी कि ऐसे समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। अब आप लोग बोलोगे सर इसको इतना मोड़ने का काहे क्यों जरूरत था, तो बबुआ देखो डायरेक्ट आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे भले आपको देख लो इसका संगत ये दिख रहा होगा लेकिन इसके जगह पे ये नहीं दिख रहा, जबकि यहाँ पे नीचे ठो में है और यहाँ डिग्री यहाँ पे होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे तो थोड़ा सा घुमाओगे तो देखो इसके सीधा बन जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना, ठीक है। अच्छा एक प्रश्न में फटाक से आपको कराता हूँ, देखो ये भी प्रश्न आपका पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। और ये जो प्रश्न है आपका, ये वाला प्रश्न, ये झारखंड बोर्ड 2012 में आया हुआ प्रश्न। आप जो मैं कराऊंगा ये प्रश्न देखो आपका 2011 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। देखो मैं एक डायग्राम आपको बनाने की कोशिश कर रहा हूं, देखो ये आपके पास 180, अरे यार 80 डिग्री लग रहा है सर भांग पी के आए हैं, क्या जो बोलूं, ठंडी लग रही है मुझे। ये DFE है और ये 6 है, ये 5 है और ये 80 डिग्री है। अब बता तो क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, बताइए। तो जिन जिन बच्चों ने यस बोला सबसे पहले अपने आप को तमाचा मारो, ठीक है, क्योंकि ये दोनों समरूप नहीं है। बोले सर कैसे सर, एंगल तो दिख रहा है, देख सकते हो या 2.5 का डबल तो 5 होता है, यानी कि 1/2 तो आ रहा है, 3 का डबल तो 6 होता है, 1/2 आ रहा है, तो बबुआ मारूंगा भी, ठीक है। क्योंकि अनुपात आपको तभी देखना है जब वो दोनों आपस में संगत भुजाएं हों। तो क्या आपको लग रहा है कि इसका संगत ये है, देखो कैसे सो आपको दिख रहा है कि 180 डिग्री ऊपर में जबकि इसका नीचे में, तो एक काम कर इसको घुमाओ, इसको अगर ऐसे घुमाओगे तो ये F ऊपर चला जाएगा, ये कुछ ऐसे बन जाएगा, देखो ये F ऊपर चला जाएगा तो ये D नीचे चला आएगा, यहाँ पे आ जाएगा और E उधर चला जाएगा। तो आपको पता है क्वेश्चन में DF का वैल्यू 5 दिया है, DF का वैल्यू 5 दिया हुआ है, EF का वैल्यू 6 दिया हुआ है, EF का वैल्यू 6 दिया हुआ है और कोण F 80 डिग्री दिया हुआ है। ये दोनों तो सेम है, तो इन दोनों को कंपेयर करो, क्या आपको सेम दिख रहा है? नहीं, देखो इसके सीधा तो ये आ चुका है, इसके भाई साहब ये चलो ठीक है, इसका अनुपात तो 1/2 आएगा आपका, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे इसका वैल्यू 6 दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे इसका वैल्यू कुछ दिया ही नहीं है, इसका वैल्यू 3 दिया जो कि इसका वैल्यू यहाँ पे दिया ही नहीं है, यानी कि ये दोनों आपस में समरूप नहीं होंगे। तो नॉर्मली देखकर मत बोल देना बबुआ, थोड़ा घुमा फिरा के देख लेना कि भाई सब समरूप बैठ रहा है कि नहीं, संगत भुजाएं बैठ रही कि नहीं। एक का संगत भुजा दिया हुआ है तो दूसरा का नहीं दिया हुआ है, दूसरा का दिया हुआ है तो इसका नहीं दिया हुआ है, ऐसा स्थिति है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में समरूप नहीं होंगे। मैं इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा डालूंगा लास्ट टाइम पे, उसको जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए बबुआ जी, चलिए 5 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। गौर से देखिए, इस टाइप का प्रश्न जो है वो आपका एक नजरे जरूर मिलेगी एग्जाम में आपको एक, ठीक है। एपी से 1 से 2 प्रश्न 110% आपको सब्जेक्टिव में रहेगा। ऑब्जेक्टिव में तो रहना है ही, कोई डाउट नहीं है। और एपी का देखा जाए तो मैंने पूरा एपी पढ़ाया हुआ है बहुत पहले ही, शायद अगला साल पढ़ाया था, तो उस समय है तो देख लीजिएगा। पर मैं बोलूँगा कोई ज़रूरत है नहीं, मैं जितना कर रहा हूँ इतना कर लो, काफी है, ठीक। देखो, पहला प्रश्न है हमारा इस सीरीज का एपी का, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 2009, 2019, 2023 में आया हुआ है। हाँ, ये हूबहू प्रश्न अगर 9, 19 और 23 में आया हुआ है, परंतु इस टाइप का प्रश्न हर साल ही आता है, ठीक है, याद रखना मेरी बात। अच्छा देखो, दिया है आपके पास, सबसे पहली बात समझो, आपके पास क्या दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है, फिर A1 बोलो या ए बोलो, जो कि 7 दिया हुआ है। A13 का वैल्यू दिया हुआ है, जो कि कितना दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है। और आपको पता है कि क्वेश्चन में आपको डी और S13 निकालने को बोला है, यानी कि 13 जो संख्या है, यानी कि एपी में जो 13 पद होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13, ये 13 पदों को जोड़ दो तो जो वैल्यू आएगा वही आपका S13 होता है। तो आपको ये भी निकालना है और सार्वंतर भी निकालना है। अगर कोई एपी में अगर आपको पहला पद और डी पता चल जाए तो आप लोग एपी बना सकते हो कोई भी फॉर्मूला में, या फिर बोलो कि कोई भी क्वेश्चन पूछ आप लोग बना सकते हो, पर यहाँ पे डी ही नहीं दिया, मुझा रह ही गया है, ठीक है। तो बेसिकली इसको निकालते हैं, चलो कोई दिक्कत है नहीं। तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, आराम से निकालेंगे। हमको पता है कि एक फॉर्मूला होता है, चूंकि ए एन बराबर में होता है ए प्लस का n-1 इंटू डी होता है। ये nth टर्म का फॉर्मूला होता है, जो भी नाम है नाम से कहा जाने का, काम पे ध्यान देने का, तो ये फॉर्मूला होता है। और आपको पता है यहाँ पे ए एन होता है, नीचे में एन होता है, तो यहाँ पे देखो A13 है, तो इसको देखकर क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर जब आपका A13 की बात चल रही है तब एन का वैल्यू 13 है कि नहीं? यस। तो यानी कि यहाँ पे ए का ए एन का 13 रख दिया जाए तो यहाँ क्या बन जाएगा, ए का ए रहने दो प्लस एन का वैल्यू यहाँ पे क्या है देख लो 13 है, तो 13-1 यानी कि 12 डी हो जाएगा। अब बबुआ जी A13 का वैल्यू आपको 35 दिया हुआ है, ए का वैल्यू 7 है, 12 का तो 12 होता है, गुणा में डी तो है ही नहीं, यही तो निकालना है। चलो 7 को इधर भेजो तो 35 - 7 बराबर में 12 डी हो गया। अब अगर 35 में अगर 7 गया तो 28 बचा। अब देखो 12 देखा जाए तो डी के साथ गुना में है, इधर आके भागा में हो जाएगा तो सिर्फ डी बचा। इसको काटो तो ये 4 से कट जाएगा, 4 3 12 7 चौक 28 यानी कि 7 बार में जाएगा, ठीक है। चलो तो डी का वैल्यू आपके पास 7/3 आ गया। लो सार्वंतर आ चुका है। अब आप लोग कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। तो चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको S13 भी निकालना है। अब समझना बेसिकली आपको यहाँ पे SN निकालने को बोला है। तो SN का आप लोगों ने 2 फॉर्मूला पढ़ा हुआ है बबुआ जी। एक पढ़ा है n/2 इंटू का आपके पास 2a प्लस का n-1 इंटू का d, और एक फॉर्मूला पढ़ा है n/2 इंटू का a प्लस का l, कहीं कहीं पे l लिखा होता है, कहीं कहीं पे an लिखा होता है, तो मैं तो an लिखूंगा जी, मैं तो an लिखूंगा। चाहो मैं किसी का बात नहीं सुनने वाला, मैं तो an लिखूंगा। चलो ठीक, बस याद रखना ये और ये तीनों n का वैल्यू सेम है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे किसका उपयोग करेंगे, हम लोग यहाँ पे इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। पूछा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे n का वैल्यू 13 है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि देखो आपके पास S13 निकालने बोला है। अगर आप लोग को यहाँ पे S13 निकालने को बोला है तो इसके अकॉर्डिंग देख लो नीचे में n होता है, तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या है आपके पास 13 दिया हुआ है, और इस an के लिए भी तो n का वैल्यू 13 था, ठीक है। यानी कि आप लोग यहाँ पे an का वैल्यू है आपके पास, जैसे सीधा सीधे समझो इसमें हम लोग क्या करते हैं S13 को पुट करते हैं, ठीक है। तो ये S13 हो गया, आपके पास n का वैल्यू कितना हो जाएगा, n का वैल्यू हम लोगों ने 13 रखा है तो हो जाएगा 13/2। ए तो ए का ए रखना तो कोई दिक्कत है नहीं। और देखो यहाँ पे एन का वैल्यू 13 है यहाँ पे, तो हम लोग पुट करेंगे ना A13। चलो अब आप लोग देख सकते हो आप लोग यहाँ से कि आपके पास 13/2 का 13/2 हो गया। ए का वैल्यू है आपके पास जो कि 7 है, प्लस का A13 का वैल्यू है आपके पास जो कि 35 है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। क्योंकि इस फॉर्मूला का हम लोग उपयोग क्यों नहीं कर सकते बताओ,
अरे कर सकते हैं यार, लेकिन करेंगे तो थोड़ा लंबा ना हो जाएगा, इसमें ज़्यादा दिखने में ही लग रहा है डरावना। तो जब इससे बन जाएगा काम तो हम लोग क्यों उसमें काम ध्यान देने के जाए। हाँ, अगर आपको A13 नहीं दिया हुआ होता, या मान लो A12 दिया हुआ था या 15 दिया होता, या फिर मान लो कि यहाँ पे S13 की जगह पे मान लो कि S16 या S18 पूछ देता, तब हम लोग इस फॉर्मूला का उपयोग करते। और उस जगह पे मान लो अगर S18 पूछ देता, S18, तब यहाँ पे n का वैल्यू सब जगह पे S18 लगाते हैं, यहाँ पे सब जगह पे 18 पुट करते, ठीक। पर हम लोग को पास चूंकि है, हमारे पास यहाँ पे A13 लाना था और A13 का दिया हुआ, इसलिए हम लोग छोटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक। चलो, S13 बराबर क्या है, 13/2 का 13/2 ही रहने दो, गुणा में देखो 7 35 और 7 कितना हो जाएगा 2, यानी क्या हो जाएगा आपके पास 42, यानी कि हो जाएगा 21 गुना 42, यहाँ 21 हो गया, यानी कि S13 बराबर कितना हो जाएगा 13 गुणा में 21। चलो गुना किया जाए S13 का, हो जाएगा 13 का 3, हाथ में रहा 1, 13 दूना 26, 26 और 1 27, 273। लो बेटा निकल गया। बहुत ही सिंपल प्रश्न था, याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहली बात ऐसा निकालने बोले तो 2 फॉर्मूला। अगर आपके पास an का वैल्यू है, ठीक है ना, जो कि देख सकते हो यहाँ पे S13 पूछा था और A13 भी दिया हुआ था, यही आपका an का वैल्यू यहाँ पे अगर दिया हुआ है तो डायरेक्टली छोटा वाला फॉर्मूला लगाना, वरना बड़ा वाला तो जिंदाबाद है। इसमें अगर आप लोग ये वाला भी लगाओगे तो चलेगा। बस याद रखना कि यहाँ पे जो n होता है सब समान होता है, यहाँ पे n होता है, वो वाला वैल्यू समान होता है, ठीक। चलो, तो ये प्रश्न बन गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो बबुआ जी, आज की इस क्लास का अंतिम और मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट जितना ज्यादा मोस्ट लगा सकते हो लगा दो, ये एक प्रश्न 100% आपके एग्जाम में रहेगा, ठीक। और ये हूबहू प्रश्न, ये एकदम 3x² माइनस का 5x प्लस 2 = 0 एक द्विघाती समीकरण है। ये वाला सेम हूबहू प्रश्न देखा जाए तो आपका लिखो झारखंड बोर्ड 2011, देखा जाए तो 13, 2015, उसके बाद देखा जाए तो 17 और 2023 में आया हुआ है सिर्फ ये अकेला प्रश्न। और इस टाइप का प्रश्न थोड़ा सा यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देता है, ठीक है। और उस तरह से अगर हम लोग बात करें वैल्यू चेंज कर तो हर साल आता है, ठीक। अगला साल भी आया था, उसका अगला साल भी आया था, जब कोरोना का एग्जाम हुआ था तब भी, नहीं कोरोना का एग्जाम नहीं हुआ था, ठीक है। उसके बाद भी आपका हर साल ही देखने को मिलता है, मतलब 99% चांसेस है, अगर मैं जॉब को हटकर बात करूँ तो, ठीक है। क्वेश्चंस आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, आज के वीडियो का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। और जो मैंने पहला प्रश्न कराया था वो वाला, ठीक। देखो, और ये प्रश्न का ये जो है ये ऑब्जेक्टिव का बहुत फेवरेट है, OBJ ऑब्जेक्टिव, पूरा हूबहू पूरा बड़ा नहीं देगा, क्या देगा मैं वो भी बता रहा हूँ, ठीक है। देखो क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस का 5x प्लस 2 = 0 का आपको विविधकर निकालना है, जिसको हम लोग इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, जिसको हम लोग बड़ा डी से दिखाते हैं, ठीक है बबुआ, ठीक है। मूलों की प्रकृति, यानी कि इसका जो मूल होगा वो वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा, यही मूलों की प्रकृति होता है, आपको बताना है। साथ ही साथ द्विघाती सूत्र का उपयोग कर मूल भी याद करना है, ठीक है जी बबुआ। तो इस क्वेश्चन में टोटल 2 कॉन्सेप्ट यूज होंगे। पहली बात तो विविधकर का कॉन्सेप्ट यूज होगा, और विविध के अंदर में भी 3 कॉन्सेप्ट जो मैं बताऊंगा। उसके बाद द्विघाती सूत्र का उपयोग होगा, और द्विघाती सूत्र में भी 2 कॉन्सेप्ट है वो मैं बताऊंगा, ठीक। तो कुल मिलाकर आपको इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए इसमें 3 कॉन्सेप्ट और इसमें 2 कॉन्सेप्ट, यानी कि 3 2 5 कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा, तब जाके बनेगा, और बहुत ही इजी है, टेंशन मतलब, ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए आपको मूलों की प्रकृति निकालना पड़ेगा, ठीक है। और मूलों की प्रकृति जो निकलता है वो डिस्क्रिमिनेंट विविधकर से निकलता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, चूंकि आपको सब्जेक्टिव में आएगा, सबसे बड़ा वाला नंबर में आएगा, 5 नंबर में आएगा, ठीक है। अच्छा, तो लिख के बनाना पड़ेगा। दिया है एक द्विघाती सूत्र आपके पास दिया हुआ है, द्विघाती सूत्र नहीं समीकरण, ठीक है। द्विघाती समीकरण आपके पास क्या दिया हुआ है, 3x² माइनस का 5x प्लस का 2 = 0। अब समझो सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो यहीं पे आएगा, एक्चुअली ये वाला कॉन्सेप्ट तो मैं जोड़ना भूल ही गया था, टोटल 6 कॉन्सेप्ट का यूज होगा, ठीक है। देखो, कोई भी द्विघाती समीकरण जो होता है वो ax² प्लस का bx प्लस c = 0 के बराबर में होता है। यहीं से कंपेयर करके आपको यहाँ से आपको देखा जाए तो आपको a, b और c का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तभी जाके आपका डिस्क्रिमिनेंट निकलेगा, और डिस्क्रिमिनेंट निकलेगा तभी आपकी मूलों की प्रकृति निकलेगी, और उसके बाद ही आपका द्विघाती सूत्र लगाकर आप लोग मूल निकाल पाओगे। तो ये प्रोसेस चलता है, ठीक है। तो सबसे पहले a निकालो। देख सकते हो a जो होता है वो x² के आगे वाला a होता है, जो कि यहाँ पे 3 है, तो a का वैल्यू तो 3 निकल गया। देख सकते हो x के आगे भी है, यानी इसके आगे क्या है 5, गलत बात,
-5, माइनस का मत भूलिए, तो बी का वैल्यू -5 हो गया। सी का वैल्यू तो दिख ही रहा है 2 है, ठीक है। तो लो आपके पास ए बी सी निकल गया, और इसको आपको एग्जाम में नहीं चीसना है, ठीक है। इतना आप लोग गंदा मत कर दीजिएगा, मुझे तो आपको समझाने के लिए करना पड़ रहा है, पर आप लोग साफ साफ लिखिएगा, क्योंकि राइटिंग कैसा है मेरे हिसाब से देखा जाए तो मैटर नहीं करता है। राइटिंग उसी का अच्छा है जिसका राइटिंग एग्जामिनर पढ़ पा रहा है और साफ साफ पढ़ पा रहा है और साफ साफ दिख रहा है। अगर ऐसा आप लोग लिखते हो तो समझ लो कि आपका राइटिंग अच्छा है। अगर आपका राइटिंग में पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं हो रही है, अगर आपका कॉपी दिखने में अच्छा लग रहा है, आई कैची लग रहा है, तब समझो कि आप सही लिख रहे हो, ठीक है। हम तो बहुत गंदा लिखते हैं, क्या बोले, चलो मास्टर का खुद ही राइटिंग ठीक नहीं, हमको बोलने चला है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, जाओगे अपने, मेरा का है। हाँ देखो मेरा बहुत कुछ आता है, चलो। अच्छा कभी कभी कड़वा बातें हम भी बोल देते हैं। तो देखो हमको सबसे पहले विविधकर निकालना, ठीक है। तो चूंकि हमको पता है कि विविधकर जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो इसका तो फॉर्मूला सबसे पहले रट लो बाबू। डायरेक्ट फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में आता है, विविधकर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, b² - 4ac। ये मैंने कराया हुआ है आज ही के वीडियो में ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। चलो वैल्यू पुट करो। डी का वैल्यू क्या आपके पास, अच्छा अरे डी नहीं बी है जी, वही तो मैं बोलूँ। बी का वैल्यू क्या आपके पास -5, तो जगह -5 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू क्या है 3 है, इंटू सी का वैल्यू 2 है। अब देखो -5 का स्क्वायर तो हो जाएगा, नॉर्मली देखो सर 5 का स्क्वायर तो 25 पड़े, -5 का स्क्वायर क्या होगा, अरे 25 ही होगा, ठीक है। स्क्वायर वाली संख्या जो होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आती है, यानी स्क्वायर के अंदर में अगर नेगेटिव लिखा है तो उसको भूल जाओ, कोई इसका महत्व नहीं है, यानी कि इसको जनरली 5 ही पकड़ो तो हो जाएगा, 25 का 25 हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सर -5 का स्क्वायर तो -25 आएगा, अरे बाबा गलत हो जाएगा, ये आप लोग तो मैथ को ही खा गए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलिए 4 × 12, 12 दूना 24, अब 25 में 24 गया तो 1 न बचा बबुआ। हाँ तो देख सकते हो डी का वैल्यू 1 आया है, यानी कि आप लोग बोल सकते हो कि जो डी है वो आपका 0 से बड़ा है। समझना मेरी बात बबुआ, कहाँ लिखूँ, चलो यहाँ लिखता हूँ। यदि अगर आपका डी का वैल्यू 0 से बड़ा है, यदि डी का वैल्यू 0 के बराबर है, और यदि डी का वैल्यू अगर मान लो कि 0 से छोटा है, तो 3 केस बनते हैं, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू या तो आपके पास माइनस में आएगा यानी कि 0 से छोटा होगा, या तो 0 आएगा यानी कि डी के बराबर होगा, माने 0 के बराबर होगा डी, या तो फिर 1 2 3 4 या कुछ भी आ सकता है, यानी कि डी का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो जब डी का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तब जो दो मूल निकलेंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण के दो मूल निकलते हैं, मैंने ऑब्जेक्टिव में अच्छे समझाया हुआ कल ही आज ही के वीडियो में, ठीक है। तो उसमें क्या था, अगर डी का वैल्यू अगर बड़ा है 0 से, तो जो दोनों मूल निकलेंगे वो अलग निकलेंगे, भिन्न भिन्न निकलेंगे, अलग अलग निकलेंगे, अलग अलग मूल निकलेंगे, और वास्तविक निकलेंगे, क्या निकलेंगे, वास्तविक निकलेंगे, यानी कि उसका एक्चुअली में एग्जिस्टेंस होगा इस धरती में, ठीक है। और अगर डी के बराबर है 0, ठीक है ना, या फिर बोलो कि 0 के बराबर डी है, तब देखा जाए तो दोनों जो मूल निकलेगा द्विघात समीकरण का वो दोनों समान निकलेगा, क्या निकलेगा, समान निकलेगा, और इसमें भी जो मूल निकलेंगे वो वास्तविक ही निकलेंगे, ठीक है। लेकिन किसी तरह से डी का वैल्यू अगर माइनस में आ गया, ठीक है ना, उस केस में यानी कि 0 से छोटा हो गया, तब उस केस में इसका मूल की बात ही मत करना, डायरेक्ट लिख देना काल्पनिक मूल होगा। और उस केस में अगर मान लो किस तरह से डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर मान लो कि -1 -2 -3 आ गया, या मान लो कि 0 की तरफ आ गया, 0 किधर आ गया, माइनस की तरफ, तब सीधे लिख देना, आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे लिखना, चूंकि यहाँ डी का जो वैल्यू है वो 0 से छोटा है, यानी कि मूल जो होंगे वो काल्पनिक होंगे, बस इतना लिख के छोड़ दीजिएगा, आगे आपको सॉल्व करना ही नहीं है। वो क्वेश्चन में बहुत ही रेयर केस में 1-8% चांस है, 1-8% चांस है कि उस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है। उतना इजी अगर देना रहेगा तो क्यों भाई सब 5 नंबर में क्यों डालेगा ये वाला, तो इसलिए जनरली वाला क्वेश्चन 1-8% होता है चांस आने का, पर भाई साहब आएगा तो बना लीजिएगा, मैंने बता दिया। अगर डी का वैल्यू अगर छोटा हो जाए 0 से, तब लिख दीजिएगा यहाँ डी का जो वास्तविक जो मूल है वो काल्पनिक होंगे, इसलिए इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, और छोड़ दीजिएगा, ठीक है। ऐसे मत लीजिएगा आगे सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, ऐसा मत लिखिएगा कि चूंकि डी जो है वो 0 से छोटा है, यानी कि इनके मूल काल्पनिक होंगे, बस इतना लिख के छोड़ दीजिएगा, आपका फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। पर हमें यहाँ पे देख सकते हो डी का वैल्यू तो देखा जाए तो 0 से बड़ा आया हुआ है, तब आगे सॉल्व करने की जरूरत है, या डी का वैल्यू अगर 0 के बराबर होगा तो भी आगे सॉल्व करने की जरूरत है, यानी कि मूल अगर वास्तविक होंगे, जो कि 2 केस में हो सकता है, या तो दोनों अलग अलग होगा जब डी का वैल्यू बड़ा होगा 0 से, या फिर दोनों समान होगा जब डी के बराबर होगा 0, ठीक है ना, तब आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि
यहाँ तक निकल गया, यानी कि डी का वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा है, लिख लो। इसलिए दो भिन्न वास्तविक क्या होंगे, मूल होंगे। बस अब जब मूल की प्रकृति पता चल गया कि दोनों अलग अलग होगा और वास्तविक होगा, तो चलो द्विघाती सूत्र लगाकर इसका मूल निकालते हैं। तो लगाओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द्विघाती सूत्र क्या बोलते हैं बबुआ, -b प्लस माइनस का रूट अंडर में b² - 4ac बाय में 2a। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा था द्विघाती सूत्र क्या है बताओ, मैंने ऑब्जेक्टिव में, और ऑब्जेक्टिव में इससे एक प्रश्न रहता है एमसीक्यू में, ठीक है, और इससे एक प्रश्न इससे भी रहता है, बताओ द्विघाती सूत्र जो है कौन सा है, इस तरह से दे देगा। और एक बात ध्यान से देखो, b² - 4ac जो है, ये जो वैल्यू है यही आपका d का वैल्यू होता है। देखो तो आप लोग कहीं कहीं पे फॉर्मूला में रूट अंडर डी भी दिख जाए तो बात बराबर है, कंफ्यूज नहीं होना, एक ही चीज है, ठीक है। चलिए तो वैल्यू में क्या करो, इसको जो वैल्यू इसको पुट करो। देखो b का वैल्यू आपको पता है क्या था, आपके पास -5 था, और यहाँ पे माइनस भी है, तो दोनों माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, तो यहाँ पे 5 आ गया। प्लस माइनस का देख लो, रूट अंडर में b² - 4ac, फिर से इसको इतना रखने का जरूरत है नहीं, हम लोगों ने पहले निकाला हुआ है b² - 4ac, जो कि कितना निकला था, 1 निकला था, तो मैं डायरेक्टली रूट अंडर में 1 कर देता हूँ, ठीक है। इंटू का 2 है, 2 का 2 हो गया, इंटू का a का वैल्यू कितना है बबुआ, देखो 3 है। चलो एक कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया सूत्र वाला, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखो, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है कि देखो कि आपका यहाँ देख लो प्लस माइनस है, यानी कि आपको यहाँ पे इसको 2 बार लेना है, एक बार प्लस के साथ, यानी कि 5 प्लस का, अच्छा रूट 1 का वैल्यू तो 1 ही होता, तो आप लोग इसको 1 के बराबर लिख सकते हो। तो एक बार आपको प्लस के साथ लेना है, 5 प्लस का 1 बाय में 2 × 3 6 हो गया, और एक बार माइनस के साथ लो 5, अब माइनस के साथ -1 बाय में 2 × 3 6। सॉल्व करो, देखो 6/6 1, ये देखो 4/6, 2 दूना 4, 2 3 6, 2/3। तो लो आपके जो 2 मूल आ चुके हैं वो आपके पास क्या आ चुके हैं, एक आ चुका है 1 और एक आ चुका है 2/3। अगर आपको प्रूव करना है कि आपने सही बनाया है कि नहीं बनाया है, तो एक काम कीजिएगा, आप लोग x के जगह पे एक बार 1 को पुट करके देखिए, 0 आएगा, 2/3 को पुट करके देखिए तो भी आपका 0 आएगा। भरोसा नहीं तो देखो, अगर मैं यहाँ 1 पुट करूंगा तो हो जाएगा 3 × 1 का स्क्वायर 3 रह जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास, यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो देख सकते हो 3 × 5 और यहाँ -5, 5 + 5 -5 कट के 0 आया, यानी कि ये सही है। उसी प्रकार से इसको पुट करके देखने आंसर आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट था इस पूरे क्वेश्चन का, बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया। देखो मैं जो क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ ये सिर्फ नाम का क्रैश कोर्स है, मैं सब कुछ एक एक कॉन्सेप्ट बारीकी से सब कुछ आपको बता रहा हूँ, कैसे क्वेश्चन बनाना है, कैसे आपको डील करना है, मैं सब कुछ बता रहा हूँ कि नहीं, एकदम अच्छे से बता रहा हूँ। तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, और आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बस जो मैं करा रहा हूँ इसको कर लो और अच्छे से कर लो, ठीक। चलो बाकी जो बच्चे पूरा साल पढ़े उनके लिए तो बल्ले बल्ले, उनको तो ऐसे समझ में ही रहा होगा, वो तो स्किप कर रहे होंगे वीडियो को, अरे क्या बकवास कर रहे हैं मास्टर, वो तो पढ़े हुए, चलो तो बबुआ थोड़ा देख लो, ठीक है। हाँ तो ये था हमारा आज का वीडियो, इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है, ले लो अगर चाहते हो तो, ठीक है। हाँ चलिए, तो क्या बोलो, आप लोग तो अपने आप विद्वान हो, कुछ बोलने की जरूरत है ही नहीं, बस अपना डेली रूटीन करो। आप लोग मैथ को ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बना पा रहे हो तो कम से कम मैं जितना कर रहा हूँ इतना कर लो। बाकी मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ अभी थोड़ा देर में, आप लोग उसको ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट होगा तो भाई साहब आपका टेलीग्राम का ग्रुप है, आपका व्हाट्सअप का ग्रुप है, वहाँ जाकर ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। तो वहाँ से जाकर आप लोग पूछ सकते हो, वरना सबसे अच्छा मैं बताता हूँ, व्हाट्सअप छोड़ गोली जा, आप लोग इस वीडियो के कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। तो मैं आपको पता ही है कि आपकी प्रीतम एकेडमी ज़्यादा से ज़्यादा आपके कमेंट का जवाब देने की कोशिश करती है, बस कमेंट अच्छा होना चाहिए। अब बकवास करोगे तो बकवास में तो हमसे नहीं सकोगे, सीधा सीधी बात है, बकौती करने में नहीं सकोगे हमसे, ठीक है। चलो बात की बातें हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ।